हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हो चुकी है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत की जाए मोटिवेशनल कोट के साथ कि अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। यानी कि आप जो कर रहे हो उसकी अगर कोई निंदा करता है कि भाई तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो आप उसको खामोशी से सुन लो। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग को जो वक्त है अपने आप ही जवाब दे देगा। ठीक है, तो अपना जो काम है अपने पैशन के साथ करें, थोड़ा थोड़ा चले। यानी कि और जो लोग 2-2 दिन की छुट्टी के लिए जैसे कि कोरोना के कारण गांव निकल गए हैं, उनसे मेरा बहुत बेहतरीन तरीके से कहना है कि जो अपने साइड वाले आंटी जी अंकल जी है उनसे पानी लेके आओ और डूब मरो। खैर बचाव भी ज़रूरी है, लेकिन आप लोग मतलब ज़्यादा कुछ ही उसके एडिक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करना है, बाकी आपको वहाँ पर रहकर भी पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है कि 2021 में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर टिक कीजिए। इसका क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रंस डे, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रीट चिल्ड्रंस डे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को। अब 12 अप्रैल को तो ये मनाया गया है, लेकिन हम आज ऐसे दिवसों के बारे में बात करेंगे जिनको याद करना महत्वपूर्ण है, नहीं उससे भी महत्वपूर्ण है। यानी कि हम बात करेंगे 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 31 मई को तंबाकू दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। इतने दिवस आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस हैं ये। ठीक है, यानी कि इतने दिवस तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में इन्हीं को जो है कि बैक टू बैक पूछा गया है। ठीक है, अब 2021 में जो है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो इसके बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि वो बच्चे जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे चैंपियन को अपने लक्ष्य के साथ खड़े होकर उनको एक मंच देता है उनको ये। ठीक है, यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो मनाया जाता है ये उनको लक्ष्य देता है और उनकी जो अधिकार है उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। ठीक है, और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अवलोकन इनका करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो हमारा डी है, यानी कि पूनम गुप्ता। ये पूनम गुप्ता है, इनको जो है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनको तो नियुक्त किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो इनको स्क्रीन पर, पूनम गुप्ता को। ठीक है, अब इनको नियुक्त किया गया है तो हम कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेंगे चेयरमैन्स के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे भेल के अध्यक्ष कौन है, तो नलिन सिंघल है, और इन्फोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलकणी है। जैसे कि आपको इसमें पिछले वाले इसमें ऑप्शन भी दिए गए नंदन नीलकणी, तो ये जो है इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं। और आनंद महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। विप्रो के अध्यक्ष अजीज प्रेमजी है और इंटेल के अध्यक्ष जो है कि ओमर इशराक है। इसके अलावा जो LIC है उसके महानिदेशक कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि LIC के महानिदेशक कौन है। ठीक है, इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निदेशक जो है कि मुखमित एस भाटिया को बनाया गया है। UIDAI का CEO सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार को जो है कि नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है LIC के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया भाई लोग? इसका राइट आंसर टिक कीजिए आपको। इसका जो राइट आंसर है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने जो है भारत ऊर्जा बोर्ड यानी कि भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का 2.0 यानी कि दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। अब ये इनने लॉन्च किया है तो इसके बारे में जान लेंगे। जैसे कि ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोयला नियंत्रण के जो संगठक है उसको जो है कि डेटा प्रदान करेगा, और ये नीति आयोग के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये भारत के जो ऊर्जा डैशबोर्ड है इसमें ऊर्जा के नए आंकड़े हैं जो कि जुड़े हैं हाल ही में, उनको एकल खिड़की का उद्यम बनाया गया है
और ये नीति आयोग के पहले संस्करण की शुरुआत, जो इसका पहला संस्करण हुआ था उसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा ये भारत एनर्जी डैशबोर्ड का आंकड़ा वित्त वर्ष 2005-06 से, यानी कि जो हाल ही में वर्तमान वित्त वर्ष जैसे कि 19-20 के आंकड़े को उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सबसे दूर गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा की खोज की है? तो किसने की है भाई लोग? इसका राइट आंसर टिक कीजिए, आपको टिक करना है, फटाफट टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा आएगा आर्यभट्ट शोध संस्थान। ठीक है, इसने जो है कि इस संस्थान ने सबसे दूर गामा रे उत्सर्जक प्रकाश गंगा की खोज की है। अब पहले तो आप देख सकते हो ये खोज की है इसकी, तो हम इसके बारे में जान लेंगे। जैसे कि ये 31 बिलियन प्रकाश वर्ग पीछे है। ठीक है, प्रकाश वर्ष पीछे हैं, और ये जो आकाशगंगा है एक उच्च रेड शिफ्ट पर स्थित है, और ये रेड शिफ्टेड आकाशगंगाएं हैं, वे आकाशगंगाएं हैं जो लंबी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करती है। ठीक है, जो लंबी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करती है वो जो है कि आकाशगंगाएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि रेड शिफ्टेड जो आकाशगंगाएं हैं वो क्या है, तो जो लंबी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करती है वो रेड शिफ्टेड आकाशगंगाएं होती है। तो अब ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका पता लगाया है गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा के रूप में। तो ये एक आकाशगंगा है जो नैरो लाइन सी फर्स्ट, यानी कि जो NLS फर्स्ट है उसको गैलेक्सी से कहा जाता है, और ये इसके अलावा कोई सी दूसरी, यानी कि ये अद्वितीय है। ठीक है, इसके अलावा कोई सी देखी गई नहीं है। इसके अलावा इसमें एक बिंदु तक पाए गए हैं, और अन्य जो NLS फर्स्ट से इसे अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे भारत का जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पहली बात तो आकाशगंगा क्या होती है? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला है, और हमारी जो आकाशगंगा है उससे सबसे नज़दीक जो है कि आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोपरनिकस है उन्होंने सूर्य को केंद्र व पृथ्वी को गति करते हुए बताया था। ठीक है, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में जो है कि लॉन्च किया गया था, और इसका मेन मोटो क्या था? तो जो चंद्रमा पर जल खोजने के लिए इसे वहाँ पर भेजा गया था। इसके अलावा चंद्रयान 2 जैसे कि 22 जुलाई 2019 को जो है कि के सिवान की अध्यक्षता में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको पहुंचाया गया था। इसके अलावा चंद्रयान 3 तो इसको जो है कि 2023 में लॉन्च किया जाएगा, इसको अभी किया नहीं गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, तो वो इसका क्या जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया 1721 में अंतिगल विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो भाई लोग अंतिगल विद्रोह क्या है? पहली बात तो ये जो अंतिगल विद्रोह है ये वो विद्रोह है जो मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर इन तीनों जगहों में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका विद्रोह के कारण उस पर विद्रोह कर दिया गया था, यानी कि अंतिगल विद्रोह के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, इसे 1721 में ये पहली बार हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप इमेज देख सकते हो इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई थी वहाँ पर। ठीक है, अब ये समाचारों में क्यों है? तो भाई लोग ये समाचारों में इसलिए है क्योंकि ये 1721 का जो अंतिगल विद्रोह है इसके 300वें जो स्मरणोत्सव पर मान्यता जो वेल्लोपल्ली संस्कृति भवन है उसमें इसकी जो है कि एक बार और यानी कि इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये 3 दिवसीय अवसर था जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेजों पर संगोष्ठी और देशभक्ति की कविताओं का पाठ दिखाया गया था, यानी कि उसका चित्रण किया गया था। ठीक है, और ये अंतिगल विद्रोह जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 140 ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विद्रोह हुआ था उसके लिए इसमें 140 कर्मियों को जो है कि मौत के घाट उतार दिया गया था, उस टाइम की बात है, यानी कि त्रावणकोर क्षेत्र जो है कि उसमें किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2021 में आहार क्रांति किसने शुरू की है? तो आप इसके ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं कि आहार क्रांति किसने शुरू की थी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन बी हमारा हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति शुरू की है। अब इन्होंने तो आहार क्रांति जो है कि आहार के बारे में जाने कि संतुलित एक असंतुलित आहार होता है, एक संतुलित आहार होता है। तो जो संतुलित आहार होता है वो बॉडी के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसके लिए जो जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति की शुरुआत की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब इनके द्वारा की गई तो हम कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में जैसे कि बात करेंगे।
जैसे कि हरित क्रांति है, इसका संबंध किससे था? तो उद्यान जो है कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए था। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से था। बादामी क्रांति का जो है कि संबंध मसाला उत्पादन से था। श्वेत क्रांति का उत्पादन जो है कि दूध उत्पादन से संबंधित था। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से था, यानी कि मछली पालन से। और भूरी क्रांति या धूसर क्रांति का जो है कि संबंध उर्वरक उत्पादन से था। और पीली क्रांति है उसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। इसके अलावा जो सुनहरी क्रांति है उसका संबंध फल उत्पादन से है। और जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किनके लिए ई संता का उद्घाटन किया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? एक्वा कल्चर। ठीक है, यानी कि जो एक्वा किसान है उनके और जो खरीदार हैं उनके बीच में संबंध बनाने के लिए एक्वा कल्चर के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो कि पीयूष गोयल है उन्होंने ई संता का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब इन्होंने तो किया ई संता का उद्घाटन, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है और ये एक्वा किसान और ख़रीदारों के बीच जो है कि संबंध को एक मंच प्रदान करेगा। और ये 13 अप्रैल 2021 को उद्घाटन किया गया है। अब ये तो बात हो गई इसकी। हम बात करेंगे जैसे एपीकल्चर, तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का अध्ययन जो है कि एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का जो है कि अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य का पालन पीसीकल्चर कहलाता है। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। और काष्ठी जो पेड़ यानी कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। और जो छिपकली हैं उनका अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। इतनी इंपॉर्टेंट जो है कि लॉजी है आपके लिए, क्या लॉजी, समझ रहे हो, यानी कि इंपॉर्टेंट कल्चर आपके लिए ये इतने हैं। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में गोपाल राय ने निम्नलिखित में से किस शहर के विशेषज्ञों के साथ डिजिटल गोलमेज सम्मेलन जो है कि आयोजित किया है? अब ये डिजिटल गोलमेज सम्मेलन, पहली बात तो गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, तो जो है कि भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए जो जॉर्ज पंचम है उन्होंने भारत के जो अभिनेता हैं, जो अधिवक्ताएं थे उस समय के, उनको बुलाकर जो है कि इंग्लैंड में गोलमेज यानी कि एक गोलमेज सम्मेलन रखा गया था। ठीक है, तो ये गोलमेज रखा गया था। इसी प्रकार गोपाल राय ने जो है कि विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक डिजिटल गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? इसका जो राइट आंसर आएगा बताइए। दिल्ली में इसका राइट आंसर आएगा, जो कि दिल्ली में इसको डिजिटल गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसका मेन मोटो क्या है? तो इसका मेन मोटो ये है कि जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को रोकना और उसके जो है कि बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके लिए जो है कि डिजिटल गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये 2 दिवसीय बैठक है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट, क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन जो है कि बी आएगा, सुरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, जो सुरेंद्र कुमार यादव है उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त जो है उसके रूप में जो है कि शपथ ग्रहण की है। अब उप लोकायुक्त यानी कि शंभू सिंह यादव और दिनेश कुमार सिंह, ये यहाँ पर 2 अन्य उप लोकायुक्त है। और जो सुरेंद्र कुमार यादव है उन्होंने यहाँ पर जो है कि उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब पहली बात तो हम जान लेते हैं उप लोकायुक्त क्या होता है। तो ये जो है कि एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो विशेष रूप से कार्य करता है और जो भ्रष्टाचार और जो सरकारी कुप्रबंधन है उसके प्रति ये मंत्रियों और सत्ताओं के दुरुपयोग से इसको बचाता है। ठीक है, यानी कि उसके प्रति ये काम करता है और इसका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात की गई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। जो उत्तर प्रदेश है वो बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, यानी कि इतने राज्यों से घिरा हुआ राज्य है, सबसे ज़्यादा राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। इसका जो उच्च न्यायालय है, अधिकतर लोग जो है कि भावनाओं में बह जाते हैं और लखनऊ इसका राइट आंसर लगा देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है इसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है।
और इसकी खंडपीठ जो है कि लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है सभी राज्यों से, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा लोकसभा, सबसे ज़्यादा विधानसभा, सबसे ज़्यादा विधान परिषद और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाले राज्य। इतने चीज़ों में प्रथम है भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे यहाँ की जो जनसंख्या है 20 करोड़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसकी जो है कि जनसंख्या है, और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। अब इसका विधानमंडल जो है कि द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक जो है कि विधानमंडल उनके होते हैं, यानी कि जिनमें विधान परिषद सीटें होती है, वो जिन राज्यों में विधान परिषद की सीट होती है वो विधानमंडल कहलाता है, उसका विधानमंडल द्विसदनात्मक कहलाता है। तो अब ये तो बात हो गई विधानमंडल की। तो कितने राज्यों में है ये? तो ये है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हम बात करेंगे कितनी कितनी सीटें हैं। तो कर्नाटक में जो है कि 75 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, महाराष्ट्र में भी 75 सीटें हैं, 78 सीटें हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो बिहार है, अब बिहार में कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कुल 50 सीटें हैं और तेलंगाना में 40 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे यहाँ के विधानमंडल की। तो जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा की कुल 403 + 1 यानी कि 404 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, ठीक है। इसका जो है कि स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है, भाई टेक्निकल टीम हमारी एक प्रश्न भूल गई है, सो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं कि अगर आपके पास हथौड़ा ही एकमात्र औजार है तो आप हर समस्या को कील की तरह देखते हैं, ठीक है। तो अपने औजारों की संख्या बढ़ाइए और सभी चीज़ों के लिए जो है कि हथौड़े का प्रयोग ना करिए, छोटी चीज़ों के लिए छोटे का प्रयोग कीजिए। आपके पास समय बहुत है, ठीक है। लॉकडाउन भी दिन दिन बढ़ता जा रहा है, लगेगा अभी और चलेगा, ठीक है। तो हम जो है कि इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।